हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर और हम दिल्ली एडिशन हिंदू पेपर का कवर करेंगे। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस जो हमने कवर करी है। तो आज संडे है पहली बात तो, और संडे में एडिटोरियल सेक्शन नहीं होता है। अब आते हैं हेडलाइंस। सो जनरल स्टडीज़ 1 पेपर 1 में एक हेडलाइन थी। आज मैंने सीक्वेंस वाइज रखा है इसको एंड सब्जेक्ट यहाँ पे डाले हुए हैं। सो मैन हेल्ड फॉर ब्रूटल रेप मर्डर इन वेस्टर्न मुंबई। तो यहाँ पे हम लोग ये एक ऑफेंस हुआ था, एक सीरियस क्राइम अगेंस्ट अ वुमेन। तो यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इशू को आइडेंटिफाई करेंगे फॉर GS1, ठीक है, द वुमेन सेफ्टी, इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी। तो ये है। नेक्स्ट इज जनरल स्टडीज 2, दैट इज अर्बन फ्लड्स इन दिल्ली। तो बारिश हो रही है तो फ्लड्स के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो इस इशू को हम कवर करेंगे। अभी रिसेंटली एक एविएशन का एक एक्सीडेंट हुआ था इन कोझिकोड। तो नॉट रिसेंटली, एक्चुअली दिस वाज इन 2018। तो उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने कुछ बोला है, पर हमें हमारा इंटरेस्ट वो एक्चुअली नहीं है। हमें तो देखना है कि प्रीलिम्स और मेंस में वो कैसे आ सकते हैं। सो इस कंटेक्स्ट में मैंने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को मेंशन किया है, सो दैट विल बी हेल्पफुल। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, CGI रेजेस कंसर्न ओवर बैकलॉग ऑफ केसेस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये obviously he's talking about Allahabad High Court, but we can say that higher judiciary, by in any case there is a huge pendency of cases. तो यहाँ सिर्फ इलाहाबाद पर कितने सारे हाई कोर्ट से हर जगह ये प्रॉब्लम है। सो हम पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं, सो दैट विल बी हेल्पफुल। फिर नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक 2+2 समिट चल रहा है, ठीक है। सो उस कंटेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने दे हैव शोन सम, एक स्टेटमेंट जारी की है और वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान सॉइल विल नॉट बी यूज फॉर टेरर। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट की है, तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ऑब्वियसली फॉर सिविल सर्विसेज। फिर US इनवॉय केरी, जॉन केरी जो है, हम पहले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सो जॉन केरी इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस US की तरफ से। तो वो इंडिया में आएंगे बिफोर द ग्लासगो समिट दैट विल टेक प्लेस इन नवंबर। तो US का स्टैंड क्या है और इंडिया US रिलेशनशिप के बारे में ये है। तो ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस पे जाता है एंड GS3 डिजास्टर, मतलब क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, शेल्टर्ड वल्चर नॉट एट होम विद नेचर। तो ये शेल्टर्ड वल्चर्स के बारे में एक है। सो बेसिकली देर इज़ अ प्रोग्राम यही हमारे हरियाणा के पास में, शिवालिक्स में। सो दे वर प्रिजर्विंग द वल्चर्स, एक कन्फाइंड एरिया के अंदर वो प्रिजर्व कर रहे थे और फिर उसको नेचर में वापस लेके आ रहे हैं। तो ये इस टॉपिक इसके बारे में है। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे GS3 लिखा है बिकॉज एनवायरनमेंट है, पर मुझे लगता है कि ये क्लासिफिकेशन इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हम 1 by 1 कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये आप जो GS2 GS3, ऑब्वियसली हम मेंस की बात करते हैं। सो जब GS2 होता है आंसर की अप्रोच अलग होती है, GS3 होता है आंसर की अप्रोच अलग होती है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी व्हेन यू प्रैक्टिस। अच्छा, सो मैन हेल्ड फॉर ब्रूटल रेप मर्डर इन वेस्टर्न मुंबई। तो एक देयर वाज दिस लेडी, 32 ईयर्स की लेडी थी। शी वाज रेप हुआ था उनका एंड शी वाज अ मदर ऑफ 2, ठीक है। तो वो केस उसके बारे में आ गया है, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। पर अगर हम देखें सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे इशू है वुमेन सेफ्टी के बारे में। और यहाँ पे अगर हम याद रखें 2012 में निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस। तो उसके बाद एक पब्लिक आउटक्राई हुआ था अबाउट द इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी। तो वुमेन सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को कड़े कदम उठाने चाहिए, तो उसके बारे में बातें हो रही थी। पर हम देख रहे हैं कि विद इन दीज ईयर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, हम 2021 में है, वी सी दैट द रेट ऑफ क्राइम्स, वो भी सीरियस क्राइम्स, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? व्हाट आर द रीजंस कि हम लोग अभी भी इस सेंचुरी में आने के बाद में हमारे रेट ऑफ क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं? तो इस पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन।
स्टेट सम मेजर्स टेकन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो इस टाइम से लेके अगर हम नेचर और कॉजेस के बारे में बात करें तो इस टाइम से लेके अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स हमें पता है नेचर क्या होता है, द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग। आपको ये रिपोर्ट बताइए, जैसे दिल्ली को रेप कैपिटल भी बोल दिया गया है, G20 में लीस्ट सेफेस्ट प्लेस है। कोई भी आप कुछ एंगेजिंग सा पॉइंट बताइए, फिर उसके एट्रीब्यूट्स बताइए। नेचर का मतलब होता है उसके फीचर्स बताइए। कॉजेस का मतलब हो गया आप उसके मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। सोशल रीजंस बताइए, इकोनॉमिक रीजंस बताइए, पॉलिटिकल रीजंस बताइए। मैंने आपके कमेंट सेक्शन में पॉइंट्स पढ़े थे और मुझे लगा फ्रॉम द हार्ट है, एंड है, वो होना भी चाहिए, इसमें हमें इमोटिव होना चाहिए। पर जब हम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं वी हैव टू सेट असाइड। हम लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग शायद पॉलिसीज़ लिखेंगे, हम नहीं, आप लोग, ठीक है, तो पॉलिसीज़ लिखेंगे, रिपोर्ट्स लिखेंगे, तो हमको वो अप्रोच रखनी है यहाँ पे और एक होलिस्टिक कवरेज करनी है कि रीडर को पता लग जाए इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जो आपका एग्ज़ाम पढ़ेगा पेपर। तो ये अप्रोच होनी चाहिए। तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी फैक्टर्स आप समझ सकते हैं आप उनको बताइए ब्रीफ में, विद ऑब्वियसली बाय सब्सटैंशिएटिंग विद फैक्ट्स। फिर बताइए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। ये इतना ईजी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए टू रिसर्च, बिकॉज इसके बारे में काफ़ी हाइटेंड अवेयरनेस हो रही है और गवर्नमेंट ने मेजर्स भी लिए हैं। अब इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता हूँ एंड आई कैन से क्रिटिकली एग्जामिन, और मतलब बेसिकली कि मेजर्स लिए तो फिर क्यों हो रहे हैं, ये भी एक अप्रोच हो सकती थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है, अच्छा बिफोर दिस ये आपको बता देता हूँ मैं मेंस के क्यों डिस्कस करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू लिमिट योर प्रिपरेशन। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो क्यों पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए, है ना। हमें सिर्फ ये हमें बातें थोड़ी करनी है लोगों के साथ, हमें तो आंसर्स लिखने हैं एट द एंड ऑफ द डे, और हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बेसिक आइडिया उसका ये है। अब ये दिल्ली में फ्लड्स हुए थे, हम दिल्ली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं कोई भी और एडिशन लेता वहाँ पे भी ये इंसिडेंट्स हमको देखने को मिलते। अब यहाँ पे अगर हम इश्यूज देखें, यहाँ पे इशू है द इशू ऑफ अर्बन फ्लडिंग, और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इन जनरल स्टडीज 3। तो GS 3 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ऑलरेडी पूछा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट में, और आई थिंक आप लोगों ने एक आंसर राइटिंग क्लास में इसके ऊपर लिखा भी हुआ है आंसर्स। तो एक तो ये हो गया, और इशू ऑफ अर्बन फ्लडिंग को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जोग्राफिकल रीजंस क्या है उसके, तो वो GS 1 में हो जाता है। तो आपके पास ये 2 वेज में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक को आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब इस केस में कुछ अगर आप सोचिए कि अर्बन फ्लडिंग क्यों हो रही है, उसके रीजंस क्या होंगे आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके रीजंस क्या होंगे आप बता सकते हैं, और क्या करेक्टिव मेजर्स होंगे। तो यहाँ पे कुछ करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए हैं विच आई फेल्ट कि थोड़ा सा बता रही है अबाउट द मेजर्स, पर मेरे को एडिक्वेट नहीं लगा, इसलिए मैं इसको पूरा बता नहीं रहा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दिल्ली वेटेस्ट सितंबर इन 77 ईयर्स, और यहाँ पे लिखा है IMD इश्यूज ऑरेंज अलर्ट फॉर टुडे। तो पहली बात यह है कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, राइट, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IMD डिपार्टमेंट, या वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, उसका इंस्टीट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये ऑरेंज अलर्ट क्या है, तो ये पता चलना चाहिए आपको। तो हम देखते हैं ये सब चीज़ें इसके कंटेक्स्ट में। तो ये मैंने PIB को रेफ़र किया था, ठीक है, तो PIB को यहाँ पे रेफ़र किया था, और इस रिगार्ड में मेरे को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली। तो गवर्नमेंट ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, मतलब सिटीजन अवेयरनेस, और अपने डिपार्टमेंट्स में भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक उमंग ऐप डाला है, उमंग ऐप, जिसमें IMD के रिलेटेड जो भी डेटा है, IMD जो भी गाइडलाइंस पास कर रही है वो उमंग ऐप में आ जाएगा। सो दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स ई-गवर्नेंस। तो एक और एक टॉपिक हमें यहाँ मिल जाता है। अच्छा, अब उमंग ऐप में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, इट टेल्स अस अबाउट द करंट वेदर, इट टेल्स अस अबाउट नाउ कास्ट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ कास्ट समझ नहीं आता कि वर्ड का मीनिंग क्या है। तो इट सेज नाउ कास्ट है 3 अर्ली वार्निंग्स ऑफ लोकलाइज्ड वेदर फिनोमेना, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में आप ऐसे सोच सकते हैं नाउ, अभी के टाइम में क्या होने वाला है।
फिर सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट एंड वार्निंग्स। ये हमारे मुद्दे की बात आ गई यहाँ पे, वार्निंग्स। तो बेस्ड ऑन द डेंजर वो कलर कोड करते हैं। तो रेड, ऑरेंज और येलो, समझ रहे हो? रेड, ऑरेंज इज इन बिटवीन ऑफ रेड एंड येलो, तो ऑरेंज मिक्स्ड है। रेड सबसे ज़्यादा डेंजरस है, येलो उससे कम है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। अब अगर हम देखें, गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है एटलीस्ट वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब मैंने यहाँ पे GS2 का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पास्ट ईयर्स का नहीं है, वैसे ही बना है। What do you understand by the term good governance? प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते रहते हैं गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, मिनिमम गुड गवर्नेंस, लीन गवर्नमेंट, अलग अलग फ्रेजेस वो यूज करते रहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस एंड हाउ कैन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट इट? तो आप एक्सप्लेन कीजिए गुड गवर्नेंस अपने वर्ड्स में, नहीं, नेट पे देख के आप एक्सप्लेन कीजिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट, और फिर उसको इंफॉर्मेशन ICT के आप बताइए कुछ मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए, और फिर आप उसको स्टेट कीजिए क्या क्या उसके फायदे होंगे ई गवर्नेंस के। आप ARC को भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। अब आते हैं टूवर्ड्स एविएशन सेफ्टी, ठीक है, यही तो इशू है यहाँ पे। तो एक एयर इंडिया का प्लेन था, अगर आपको याद हो, कुछ फुटेज आई थी। तो ये पीछे ना, इसके जो आपको पहाड़ सा दिख रहा है, इसके पीछे एक एयर स्ट्रिप है। तो ये जो प्लेन जा रहा था एयर इंडिया का, वो मान लीजिए ये एयर स्ट्रिप है, उसको यहाँ लैंड करना था, इंस्टेड वो यहाँ पे लैंड किया, और इसकी वजह से वो आगे चलते चलते यहाँ स्लिप हो गया, नीचे गिराया, और ऑब्वियसली देयर वाज कैजुअलिटीज इसके केस में, एंड लॉट ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, एंड दिस इज बीइंग डन बाय अ बॉडी नोन एज एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो ये मेरे इंटरेस्ट का है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को अच्छा लग रहा है। सो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये इसका पहला केस है जो इसने इन्वेस्टिगेट किया है। तो ठीक है, तो इसने ये बोला है कि एक तो पायलट की गलती है, एक तो बारिश हो रही थी उस दिन, और एक पायलट की गलती है कि उसने यहाँ पे लैंड किया। उसके पास ऑप्शन था कि वो वापस आके उड़ आके वापस लैंड कर सकता था, पर उसने वापस किया है। और वो कह रहा है कि शायद इस केस में इंस्टीट्यूशनल या सिस्टमैटिक फेलियर्स भी हो सकते हैं, मतलब बाकी फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद पायलट ने ऐसा किया हो। तो ये है, तो यही सब हेडलाइन में बताया गया यहाँ पे। अब हम आते हैं अबाउट एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो इट इज़ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे देखा मैंने, सो इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब रिसेंटली 2020 के अंदर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, एक बिल पास हुआ था, बेसिकली एक लॉ बना, और उसके अंदर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल स्टेटस आ सकता है यहाँ पे कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। 3-4 ऑप्शंस में आपको ऐसा पूछ सकता था। सो यही है, द अमेंडमेंट ग्रांट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू ऑल 3 existing agencies in other words the डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कीजिए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इनफैक्ट आपको होना चाहिए कि जैसे मैंने इसके बारे में बताया, आपको बाकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। एंड ब्रीफली अबाउट दिस लॉ, जिसको अमेंड किया गया है, अमेंडमेंट टू द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, इट रेगुलेट्स द मैन्युफैक्चर, पोसेशन, यूज, ऑपरेशन, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट एंड लाइसेंसिंग ऑफ एरोड्रोम्स। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एयरफोर्स के, नेवी के इसमें इंक्लूड होते हैं? नहीं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अगेन ध्यान रखना है। फिर फर्दर अगर हम आगे देखते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिविल एविएशन के रेफरेंस में, या एयर सेफ्टी बोल दीजिए, तो उसके रेफरेंस में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन।
अब देखिए, एयर ट्रैवल हो रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है, ठीक है, सिर्फ इंडिया के अंदर तो होता नहीं, आप सबको पता है। तो इसलिए देयर इज अ नीड फॉर अ कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड इन दिस रेफरेंस। इंटरनेशनल होता है तो वर्ल्ड की कोऑपरेशन चाहिए कंट्रीज की, और देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट, और इसीलिए कन्वेंशंस होते हैं। तो यहाँ पे है आपका शिकागो कन्वेंशन। सो शिकागो कन्वेंशन इज it laid the foundation of International Civil Aviation Organization, and it is a specialized agency. It is a specialized agency of the United Nations with जिसका काम है कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। समझ रहे हो ना, इसका प्लेन इधर आ रहा है, उसका प्लेन उधर आ रहा है, हो सकता है कोलिशन। सो इसीलिए दिस कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इज देयर, और ये भी ICAO का काम है, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शिकागो कन्वेंशन, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कन्वेंशन, रिलेटेड कन्वेंशन, हेग हाईजैकिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो नेचुरली ये आपका हाईजैकिंग के रेफरेंस में है, एंड दिस कन्वेंशन डज नॉट अप्लाई टू कस्टम्स, law enforcement or military aircraft. Thus it exclusively applies to civilian aircraft only. अब आते हैं टू द नेक्स्ट इशू, जुडिशरी के बारे में है, और ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, मतलब हम सारे इंपॉर्टेंट है, पर मेरे को लगता है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है GS2 के लिए, जो क्योंकि जुडिशरी का इशू यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, तो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटेटिंग, कोई ना कोई सेरेमनीज होती है, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना हैड गॉन टू इलाहाबाद, और उनके साथ इतने बड़े हस्ती है, तो प्रेसिडेंट भी थे, ये ऐसे कह लीजिए कि प्रेसिडेंट थे तो CGI भी थे, और प्रेसिडेंट के साथ साथ CGI एंड लॉ मिनिस्टर। तो जो भी CGI ने बोला है, जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगा वो मैंने ग्रीन में मार्क किया है, जो प्रेसिडेंट ने बोला वो ब्लू में मार्क किया है, और जो लॉ मिनिस्टर ने बोला वो मैंने ब्लू में मार्क किया है। ठीक है, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो दिस इज बेसिकली अबाउट, उन्होंने बात करी है बैकलॉग ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो इलाहाबाद के अंदर देयर आर अबाउट 1.83 लाख क्रिमिनल अपील्स पेंडिंग। तो काफ़ी साइजेबल नंबर है, काफ़ी लोग शायद बेचारे जेल के अंदर भी पड़े होंगे क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया होगा। तो एज अंडर ट्रायल्स वो थे, तो एक्चुअली एक और एक इशू मिल गया, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, द इशू ऑफ द अंडर ट्रायल्स। अच्छा चलो ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, उन्होंने बात करी है कि जो पेंडेंसी चल रही है, दिस इज ड्यू टू द वैकेंसी। उन्होंने वैकेंसी का यहाँ पे रेफरेंस दिया है, और वो बोल रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ 1.83 लाख पेंडिंग केस, क्रिमिनल केसेस, और उसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजेस की मतलब मेंबरशिप 160 जजेस की है, बट फिर भी 68 वैकेंसीज है, जो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, साइजेबल नंबर है, अबाउट मोर देन 1/3 खाली पड़ी है सीटें, तो बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। तो वो बोल रहे हैं कि हमें जजेस, नंबर ऑफ जजेस अपॉइंट करने चाहिए, सो दैट वी कैन रिड्यूस द पेंडेंसी। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पूछता हूँ मैं, आप नेट से आप अपनी लक्ष्मीकांत से चेक कीजिए कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग। ये तो नॉर्मल जजेस हो गए ना, जो जजेस बाकी रिटायर्ड जजेस और एड हॉक जजेस, वो कैसे अपॉइंट हो सकते हैं फॉर विलिंग द वैकेंसीज। तो आप इसको देखिए यहाँ पे। अच्छा, तो एक तो ये वैकेंसी वाला हो गया। दूसरी चीज़ है, प्रेसिडेंट ने बोला है दैट द जुडिशरी नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट। तो मैं एक सेकेंड लिखता रहता हूँ साथ में पॉइंट्स। वैकेंसी, दूसरा हो गया द जुडिशरी नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट इन क्लियरिंग ऑफ द केसेस या डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग केसेस। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली इज टेलिंग अबाउट द जूनियर या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर वो बात कर रहे हैं अबाउट इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही इज टॉकिंग अबाउट इम्प्रूविंग द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हमारा जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके हिसाब से वो कहते हैं कि
ब्रिटिश जब से गए थे हमने इस पे फोकस नहीं किया है और इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपका बिल्डिंग्स हो सकती है, आपकी एम्बियंस हो सकती है, ठीक है, एयर कंडीशनर, फंक्शनल थिंग्स जो भी होती है, ऑटोमेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेसेस या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो सब भी एस्पेक्ट्स आपके जुडिशियल इंफ्रा में जोड़े जा सकते हैं यहाँ पे। अब इस रेफरेंस में उन्होंने बोला कि अगर हमें इंफ्रा क्रिएट करना है वी नीड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। उनका सजेशन है जिसका नाम है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। तो जैसे कंट्री में इंफ्रा क्रिएट करने के लिए नई नई चीज़ें, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं सोच रहा था हमारे पास BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सो बॉर्डर्स के स्पेसिफिकली, तो लाइकवाइज बाकी जगहों के लिए भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटिंग इंफ्रा। तो वो कह रहे हैं कि जुडिशियल इंफ्रा के लिए भी हमारे पास एक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए, जिसका नाम उन्होंने NJIC, मतलब NJIC उन्होंने बोल रहे हैं उसको। अब यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो ये लीजिए। एग्जामिन द रीजंस फॉर हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस इन हायर जुडिशरी। तो मैं हायर जुडिशरी बोल रहा हूँ, हायर जुडिशरी आप मतलब समझना चाहिए अब आपको, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो क्या रीजंस है फॉर हाई पेंडेंसी, और उसके बाद राइट, एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द वैकेंसी। आप ये आर्टिकल से ही देख सकते हैं दैट इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वैकेंसीज बट इट इज ऑल्सो अबाउट द एफिशिएंसी हो सकता है, द स्कैसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी पॉइंट्स होंगे। एटलीस्ट आप 5 पॉइंट्स से यहाँ पे बताइए, और फिर बताइए सजेस्ट सूटेबल मेजर्स। पर इससे पहले आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने या जुडिशियल बॉडीज ने क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर इम्प्रूविंग द इशू ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। दूसरा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये हाई पेंडेंसी के इम्प्लीकेशंस क्या होते होंगे। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अबाउट दी अंडर ट्रायल्स, ठीक है, ऐसे आप और 4 पॉइंट्स इसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना, आपका ये टॉपिक बहुत होलिस्टिकली कवर हो जाएगा, इसके आगे आपको कुछ और देखना पड़ेगा नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब एक और एक टॉपिक, ये थोड़ा यूनिक हो गया, ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो है, इट इज क्लेम्ड दैट द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इट्स वीक लिंक्स। जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बात करी है तो हम भी करेंगे, क्यों नहीं। सो इन दिस रेफरेंस ब्रीफली स्टेट सम रीसेंट मेजर्स and also draw attention to the proposed NJIC। तो इसके बारे में आप बताइए। तो NJIC वाला मैंने घुसा दिया इसके अंदर बिकॉज मैं चाहता हूं आप इसकी डिफाइन कीजिए और आप इसके सिग्निफिकेंस भी बताइए, मैं चाहता हूं ये, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे। अब आते हैं 2+2 समिट। ये क्या पढ़ना है इसको, ठीक है, मेरे को तो पढ़ना पड़ता है पर आप छोड़ो, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। तो 2+2 समिट हुआ है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। US और इंडिया के बीच में भी हमारे पास 2+2 मीटिंग्स होती है। तो ये 2+2 क्या है, 2+2 4 नहीं है, 2+2 है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिस्टर राजनाथ सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अगर ये दो खड़े हैं तो ये दो कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। सो जस्ट लाइक द USA जहाँ पे हमारे पास 2+2 चल रहा था, लाइकवाइज विद ऑस्ट्रेलिया हमने 2+2 समिट इनिशिएट किया है। तो ये लोग इंडिया में आया अभी इस टाइम पे एंड वो बोल रहे हैं कि अफगान सॉइल शुड नॉट बी यूज फॉर टेरर। लॉजिकल सी बात है, ठीक है, वो उन दोनों का इंटरेस्ट वहाँ पे मीट करता है। और इस रेफरेंस में कुछ रिसेंटली ही इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 पास की गई थी, अच्छा, विच बेसिकली कंडेम्ड व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान। बाकी वो बात कर रहे हैं दैट अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है बिकॉज ये तालिबान आ गया, सब कुछ वहाँ डिस्टर्ब हो गया, तो देयर इज अ ड्रॉट लाइक सिचुएशन, खाने की कमी है और UN फूड प्रोग्राम को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम क्या है, कौन सी एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ये सब इसके बारे में देखिए। दूसरी बात जो मुझे लगता है जो मेन रीजन था जो वो यहाँ पे आए थे,
दैट इज फ्री इंडो पैसिफिक। फ्री इंडो पैसिफिक का मतलब क्या हुआ? इंडो पैसिफिक में एक बड़ी सी कंट्री है जिसकी जिसकी शेप ऐसे कुछ है, चाइना। ठीक है, तो इसके मेरा क्रॉप करो होगा, चाइना, ये इंडो पैसिफिक है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे आपकी एशियन कंट्रीज है और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। और इसको अगर हम आगे देखें तो ये मलय पेनिनसुला हो गया और यहाँ पे हमारा इंडिया आ जाता है, इंडियन ओशन। सो वन ऑफ द मेजर पावरफुल कंट्रीज इज लैंडमास कंट्री इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इंडो पैसिफिक। तभी इस जगह का नाम इंडो पैसिफिक रखा है। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ क्वाड। ठीक है, वो क्वाड के मेंबर है और उसका प्राइमरी कंसर्न है ऑफ, कहा नहीं जाता है पर माना जाता है, ऑफ कर्टेलिंग चाइना का प्रेजेंस। सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान सब कंसर्न है अबाउट द राइज ऑफ चाइना। एंड वन ऑफ द कंसर्न इज दैट चाइना अपना मिलिटराइज कर सकता है इस रीजन को और सारा साउथ चाइना सी भी अपना क्लेम कर सकता है। तो इससे जो नेविगेशन होती है थ्रू द रूट्स या फिर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, SLOC जिसे कहते हैं, वो डिसरप्ट हो सकता है। तो ये एक मेजर कंसर्न है जिसके बारे में ये टाइम एंड अगेन बात करते रहते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो इसी के बारे में बात करी है। नेक्स्ट है अबाउट जॉन केरी जो इंडिया में आए हैं। ठीक है, सो जॉन केरी जो है वो बात कर रहे हैं अबाउट, इस कंटेक्स्ट में इंडिया में आए हैं, अबाउट द क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इन ग्लासगो। अब बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि ग्लासगो कौन सी कंट्री के अंदर आती है। सो दिस इज इन एक्सटेंशन टू द प्रोटोकॉल जो पेरिस में सेट किया गया था इन 2015। पेरिस में क्लाइमेट चेंज गोल्स डिफाइन किए गए थे और अब देखा जा रहा है कि अगर हमें पेरिस में जो कमिटमेंट्स हमने करी थी, वर्ल्ड ने कमिटमेंट्स करी थी एंड लाइकवाइज कंट्रीज ने, हमें उसके वेल बियॉन्ड जाना पड़ेगा, पेरिस के वेल बियॉन्ड, कि हम जिससे क्लाइमेट चेंज को हम कम कर सके। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू इज रिड्यूसिंग द एमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। इसके रेफरेंस में हमारे पास कुछ फैक्ट्स मिलते हैं जो कहता है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, मतलब इंडिया का कोऑपरेशन जरूरी है अगर हमें वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज को रोकना है, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है इसी पॉइंट के कंटेक्स्ट में कि हाँ, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, पर अगर हम पर कैपिटा के बेसिस पे बात करें, मतलब नंबर ऑफ पीपल और जितनी एमिशन हो रही है, तो फिर इंडिया आसपास भी नहीं है चाइना और यूएसए के। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया, ठीक है, नेचुरली अगर वो यूएसए वाले इंडिया में आए हैं तो उनका बेसिक एम होगा कि यूएसए सेल सम टेक्नोलॉजी, सम इक्विपमेंट्स, ठीक है, सो दैट इंडिया कैन मूव टू अ क्लीनर एनर्जी। तो रेन्यूएबल्स हो सकते हैं, रेन्यूएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो या फिर इंडिया का सपोर्ट चाहिए अबाउट द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स नॉर्मली विद द इकोनॉमिक इंटेंट जो आर्टिकल्स में नहीं दिखता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये था यहाँ पे। नेक्स्ट इज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, साइंस, नॉट रियली साइंस एंड टेक, बट इट इज अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और ये मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आज के इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आप जो जिसकी फोटो देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज अ वाइट बैक्ड वल्चर एट जयात्यू कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन हरियाणा स्पिंजोर। ठीक है, तो ये जो वल्चर है इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट इट्स IUCN स्टेटस। तो IUCN इज बेसिकली एक बॉडी है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सिविल सोसाइटी कह लीजिए, विच इज कंसर्न्ड अबाउट द इशू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और वो एनिमल्स को, वो स्पीशीज़ को, अलग अलग स्पीशीज़ को वो लोग डॉक्यूमेंट करते हैं और वो बताते हैं कि वो कितने खतरे में है। आर दे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, आर दे वल्नरेबल, ऐसे वो एक लिस्ट बनाते हैं और उसको वो डॉक्यूमेंट करते हैं। तो जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट करते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए उसके, क्यों मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली, रेड बुक कहते हैं, क्या कहते हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिएगा। अब आते हैं,
इस वल्चर को इसका स्टेटस जो दिया गया है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीशीज के बारे में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि उसका IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है, दिख नहीं रहा यहाँ पे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बैक्ड वल्चर। तो इनको ये लोग इस कंजर्वेशन सेंटर में प्रिजर्व कर रहे थे जो एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है जिसका नाम है बीर शिकरगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेंचुरी के बारे में न्यूज़ में आ गया है एंड इसकी जगह भी बता दी गई है। तो ऐसे आ सकता है मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर बता सकता है कि ये सेंचुरी कौन से स्टेट के अंदर है या कौन सी जगह के अंदर है। 4 ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा विकिपीडिया पे, ऊपर का, बस उतना काफ़ी है। अच्छा, अब इसको कंजर्व करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैसे हो गए? हुआ ये है कि जो वल्चर्स है उनकी पॉपुलेशन स्पेसिफिकली इन 90s डिक्लाइन हुई है बहुत ज़्यादा, बाय 97%। और ये जो वाइट बैक वल्चर है इसका तो 99.9% पॉपुलेशन कम हो गई है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो अफेक्ट तो वो होंगे ही, बट वन ऑफ द मेजर रीजन इज द यूजेज ऑफ डाइक्लोफेनाक। तो डाइक्लोफेनाक एक दवाई है जिसको वेटनरी यूज में किया जा रहा था। तो मान लीजिए जानवर को वो दिया एज अ पेन किलर, ठीक है, आपने देखा होगा डाइक्लोफेनाक के वो आते हैं, जैसे आपके मसल पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, बाम लगा सकते हो आप उस पर। तो लाइकवाइज इट इज़ यूज फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। तो जब ये लोग खाते हैं डेड रिमेन्स को, ठीक है, ऑफ जो वेटनरी में जो एनिमल्स थे, मान लो ठीक नहीं हुए, मर गए, तो जब वो डेड रिमेन्स को खाते हैं, सो that diclofenac was entering into their body and उसकी वजह से they were dying, they are not able to tolerate diclofenac. So this was the reason, as a consequence of which the animals were dying, vultures were dying. अब ये डाइक्लोफेनाक पे एक्चुअली क्वेश्चन आ चुका है और इसी कंटेक्स्ट में आया है। एंड ये वल्चर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी बात इकोलॉजी को भी कंजर्व होता है, इस एक बैलेंस बना रहता है। दूसरी बात यह है कि द पारसी कम्युनिटी उसमें डिस्पोजल ऑफ द डेड, जैसे हम बरियल होता है या फिर क्रिमेशन होता है, यहाँ पे ये वल्चर्स डेड रिमेन्स को खाते हैं। सो उनके रिलीजियस प्रैक्टिस भी यहाँ पे अफेक्ट होती है। तो ये सब था हमारे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। So this is it. Thank you for streaming in with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.